और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के भैंसाकुंड शमशान घाट पर कोविड-19 की जो मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो भैंसाकुंड वहाँ का जो क्रेमेटोरियम है यानी कि सौदागृह है, वहाँ लंबी लाइन लगी है। बहुत सारी एम्बुलेंस देखी जा रही हैं। हमारी सहयोगियों ने जिस तरह बताया कि वहाँ पर 24 घंटे की वेटिंग है। 24 घंटे आपको अगर आपका कोई परिजन इस दुनिया में नहीं रहा तो 24 घंटे आपको उसका क्रिमिनेशन करने के लिए आपको चाहिए, 24 घंटे का समय चाहिए। वहाँ टोकन मिल रहे हैं और लंबी लाइन है। ये लाइन केवल लखनऊ में नहीं है, ये लखनऊ से लेके दिल्ली से लेके भोपाल, रायपुर और बिहार, ये लाइन वहाँ भी बढ़ती जा रही है। और दिल्ली का जो दिल्ली के तमाम क्रेमेटोरियम हैं, जो सौदागृह हैं, वहाँ भी लंबी लाइन है। जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत कम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक तरीके से, जैसे आपको याद होगा कि चीन का वुहान बन गया था, लखनऊ लगभग वुहान वाली स्थिति में है। लगभग 1,500 के आसपास जो केसेस हैं वहाँ पर आ रहे हैं। आधिकारिक तौर पर 14, 15, 18 इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, 20 के आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन कल जो हमारी बात हो रही थी, वहाँ जो क्रिमिनेशन कराने वाले लोग हैं वो बता रहे थे कि कल खाली दिन में 8-9 घंटे के अंदर 22-23 लाशों का क्रिमिनेशन हो चुका है। तो जिस पर हम आज बात कर रहे हैं कि शमशान में वेटिंग, यानी कि अब वेटिंग इस देश में हर जगह है। टिकट में वेटिंग, टिकट दो तरीके के, एक तो रेलवे का टिकट, दूसरा चुनाव का टिकट। इस समय चुनाव चल रहा है, पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो वेटिंग। और अब जब आपका कोई परिजन चला जाता है तो उसके क्रिमिनेशन के लिए भी वेटिंग। बड़ी भयावह स्थिति है, बड़ी पीड़ादायक स्थिति है। ऐसी तस्वीरें शायद जो पिछले वर्ष जो कोरोना का आक्रमण हुआ था भारत में, पूरी दुनिया में, इस तरह की तस्वीरें शायद पहले भी इतनी भयावह तस्वीरें नहीं रहीं। और संक्रमण की बात अगर हम करें तो संक्रमण इतना तेजी से हो रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। फरवरी के लास्ट में उत्तर प्रदेश में मात्र कुछ हजार मामले रह गए थे, कुछ 100 मामले रह गए थे, माफ कीजिएगा, और पूरे देश में 9,000 मामले, 8 से 9,000 मामले थे। और आज अप्रैल की 9 तारीख है और 9 तारीख को 1,37,000 के आसपास मामले पूरे देश में हैं और उत्तर प्रदेश में 6,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि शमशान में वेटिंग किस तरीके से हो, इसके क्या मूलभूत कारण हैं। तमाम हमारे साथी हैं वो जुड़ेंगे हमारे साथ। भोपाल से अवधेश चंद्रवंशी जुड़ेंगे, उमेश जुड़ेंगे लखनऊ से, मुझे लगता है राजेश वर्मा भी दिख रहे हैं, राजेश वर्मा भी जुड़ गए हैं। तो और सारिका गुप्ता हमारी सहयोगी कानपुर से जुड़ गई हैं। कानपुर का जिक्र नहीं आता है, लेकिन कानपुर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है और वहाँ भी हालात निरंतर बिगड़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती जा रही है। देहरादून, जैसा कि राजेश कल बता रहे थे कि लगातार जो उत्तराखंड है, वहाँ की राजधानी है देहरादून, वहाँ भी तमाम तरीके के मामले आते जा रहे हैं। तो सीधे पहले हम चलते हैं सारिका के पास, कानपुर उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं कि सारिका, औद्योगिक नगर है कानपुर, क्या स्थिति है? वहाँ का मेडिकल कॉलेज, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, बेड की क्या स्थिति है? और जो जिस पर हम बात कर रहे हैं कि शमशान में वेटिंग, तो कानपुर के जो शमशान घाट है, वहाँ कई शमशान घाट हैं, वहाँ की क्या स्थिति है सारिका? बिल्कुल, के न्यूज के दर्शकों को मैं बता दूं कि कानपुर में भी जो 300 का आंकड़ा है वो रोजाना कोरोना के संक्रमित मरीजों का निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ पर भी लगातार जो है 350 तक की संख्या पहुंच रही है। और वहीं मृतकों की देखी जाए तो रोजाना 3 से 4 जो मरीज है उनकी डेथ हो रही है। यही सारी चिंताएं हैं जो प्रशासन को अब सताने लगी है। बम विस्फोट के तरीके यहाँ पर कोरोना संक्रमित का भी विस्फोट हो रहा है और लगातार इन संख्या में इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पर काफी सख्ती बढ़ती गई है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रशासन ने और उच्च अधिकारियों से बात करके यहाँ पर काफी तैयारियां भी कर ली गई है। लगभग 338 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जहाँ पर लगातार मरीज निकल रहे हैं। बेगमगंज हो, माल रोड हो, शनिगवा हो, बिजनू हो जैसे इलाके संवेदनशील बताए जा रहे हैं। जो पॉश इलाके हैं वहाँ पर भी काफी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिन इलाकों में कंटेनमेंट जोन लगाया गया है वहाँ पर भी लोगों को अवेयरनेस फैलाई जा रही है। उसके अलावा
सारिका सारिका कानपुर में मृतकों जो मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है, जहां जो मुझे लगता है जो कल मेरे पास डेटा था 6 से 7 मौतें, ये आधिकारिक डेटा है। लेकिन जो वहां के प्रमुख घाट हैं, भगवत दास घाट, भैरव घाट, जो जहां ये कोविड-19 के जो मृतक हैं उनका जो अंतिम संस्कार होता है, वहां मुझे लगता है जो विद्युत सौदागर हैं वहां एम्बुलेंस की लंबी लाइन देखी जा रही थी। सारिका, आपके पास क्या खबर है? सर बता दें कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो लिखा पढ़ी में प्रशासन द्वारा जब प्रश्नोट जारी किया जाता है उसमें जो संख्या दर्शाई जाती है और दूसरे दिन पता चलता है कि उस संख्या से अधिक लोगों की मौत हुई है या फिर उससे अधिक संक्रमित सामने आए हैं। जो उनका रेशियो होता है वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का ही रहता है। हालांकि उसमें सिर्फ 5 बजे तक ही जो मरीज चिन्हित होते हैं उनका दर्शाया जाता है और यही वजह रहती है कि जो उनकी लिस्ट निकल कर आती है उसमें जो संख्या होती है वो कम होती है। यहाँ पर भी रोजाना लिखा पढ़ी में अगर देखा जाए तो फिर 3 से 4 मरीज जिनकी मौत होती है वो दर्शाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर भैरव घाट जाया जाए या अन्य स्थानों पर जाया जाए जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, कब्रिस्तानों की बात करी जाए तो वहाँ पर क्योंकि चिन्हित नहीं हो पाते हैं तो रोजाना 10 से 12 जो ऐसे मरीज हैं जिनका अंतिम संस्कार किया जाता है और ये जो रेशियो है इसको छुपाने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है। लेकिन ये है कि अगर सीधी तौर पर देखा जाए या फिर एक तरीके से पुष्टि करके देखा जाए तो यहाँ पर मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है रोजाना। ठीक है सारिका, ठीक है, आपके पास आते हैं, उमेश के पास चलते हैं। उमेश, लखनऊ की हालत बेहद गंभीर है, बेहद खतरनाक है। कम से कम 2 दर्जन पत्रकार संक्रमित हैं, तमाम पत्रकार एडमिट भी हैं, एक पत्रकार की मौत, 1-2 पत्रकारों की मौत भी हो चुकी है। तो वहाँ सबसे गंभीर स्थिति नज़र आ रही लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए उमेश, तो लखनऊ का जो भैंसा कुंड सौदागृह है वहाँ की हालत तो बहुत बिल्कुल भयावह नज़र आ रही। उमेश, क्या रिपोर्ट है आपके पास? देखिए दुर्गा जी, बिल्कुल जिस तरह से आपने अभी पूर्व में कहा कि पिछली साल जब कोरोना का आक्रमण हुआ था तो उतनी अव्यवस्था नहीं फैली थी जितनी अव्यवस्था इस बार कोरोना ने फैला रखी है। आप देखिए कि जो मरीजों की संख्या उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। अगर मौत के आंकड़ों पे बात करें तो राजधानी लखनऊ में जो आंकड़े हैं सरकारी, वो आंकड़े ये बताते हैं कि 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई है। लेकिन मैं इस समय राजधानी लखनऊ के भैंसा कुंड पे हूँ जहाँ दाह संस्कार होता है। जो कोविड के डेड बॉडी है जो परिजन है वो यहाँ पर लेके आते हैं। मैं दुर्गेश जी आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए कितनी एम्बुलेंसें लगी हैं, कितने परिजन हैं, कितने लोग हैं यहाँ पर। जो एम्बुलेंस और सौदा की गाड़ियां हैं उनसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी मरीजों की संख्या है। बात आंकड़ों की अगर करें तो आंकड़ों की बाजीगरी चाहे जो प्रशासनिक बताते हो, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं, जो सौदा के जो कर्मचारी हैं उनसे जब बातचीत की गई है के नीचे हमारी टीम ने जब बात किया है तो उनका साफ तौर पर कहना है दुर्गे जी कि जो मौत के आंकड़े हैं कल से अब तक कम से कम 22 से 23 डेड बॉडी का उन्होंने दाह संस्कार कराया है। और यहाँ पे जिस तरह से टोकन की व्यवस्था कर दी गई है, कहीं अव्यवस्था ना फैले, इसको लेकर टोकन की व्यवस्था की गई है कि नंबर से लोग आए। इतनी संख्या में डेड बॉडी लेकर परिजन पहुंचे हैं कि उनको व्यवस्थित करने के लिए उनको टोकन दिया गया है। उमेश, हमारे दर्शकों को वो भयावह मंजर भैंसा कुंड से दिखाइए, जरा दिखाइए कि किस तरीके से एम्बुलेंस की लाइन लगी है, परिजन है, वो कम से कम वो तस्वीर, असली तस्वीर के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। और जो लोग बीच में घपला कर रहे हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं, कम से कम उनका भी जो उनके चेहरे से भी नकाब उतरना चाहिए। उमेश, कम से कम ये बड़ी भयावह स्थिति है। कल जैसा कि आप कर रहे थे, आपकी बात वहाँ जो क्रिमेशन कराने वाले लोग हैं उनसे हुई होगी। वहाँ एक मुन्ना नाम का व्यक्ति है जिससे मेरी कल बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि कल दिन में 22 से 23 जो जैसा कि आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि लाशें आई है, उनका क्रिमेशन कराया गया। और वो दावे के साथ इस बात को कह रहे थे कि नहीं, मैं केवल कोविड-19 की जो मृतक हैं उन्हीं का क्रियाक्रम वगैरह की व्यवस्था में देखता हूँ। तो ये आंकड़ों में 10 से 11, 12 मौतें, हकीकत, जमीनी हकीकत 20-22 मौतें। और बहुत सारे लोग उमेश ऐसे भी हैं जो कोरोना छिपा रहे हैं, मौतें हो जा रही हैं, ना वो जांच करा रहे हैं, ना वो कहीं रिकॉर्ड में हैं, और जाके एक सामान्य मौतों की तरह उनका
क्रियाकर्म हो रहा है। लखनऊ में भी कुछ अन्य घाट होंगे, कुछ अन्य सौदागृह होंगे, जो ये तो कोविड-19 के नाम पर यहाँ विद्युत सौदागृह में हो रहा, लेकिन बहुत सारी लाशें जलाई भी जा रही होंगी। तो कुल मिलाकर आप शब्द चित्र के माध्यम से और दृश्य चित्र के माध्यम से दर्शकों को बताइए कि क्या लखनऊ के हालात क्या हैं। मुझे लगता है बहुत भयावह स्थिति है, बड़ी डरावनी स्थिति है, और संवेदनशील जितना प्रशासन को होना चाहिए, चाहे वो मेडिकल का प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस के लोग हों, उतना संवेदनशील उमेश दिख नहीं रहे हैं। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। देखिए दुर्गेश जी, बिल्कुल जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से फैला है, लेकिन शायद पिछली साल जिस तरह से प्रशासन सजगता दिखाया था, शायद अब की बार उतनी सजगता नहीं हो पाई। ये भी एक कारण रहा कि लोग जो है जब ज्यादा छूट पाते हैं, गैदरिंग होती है, अव्यवस्था फैलती है, उसमें मरीज कोई चला जाता है ऐसे स्थान पे, तो संक्रमण की संख्या बढ़ने की बात जरूर सामने आएगी। और शायद यही वजह रही कि प्रशासन भी तब जागा जब संख्या बढ़ी। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एम्बुलेंस है उनकी कतारें आप देखिए, हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं कि कितनी कतारें लगी है एम्बुलेंस की। दाह संस्कार की जो गाड़ियां है जिसमें शव को लाया जाता है, कोविड के डेड बॉडी लाए जाते हैं, जो परिजन है आप देखिए कि किस तरह की संख्या है लोगों के पास जो परिजन है, जो डेड बॉडी के साथ लोग आए हैं। आप सोचिए, एहतियात भी बरतनी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो संख्या है वो देखिए, उससे आप आकलन कर सकते हैं कि कितने परिजन हैं जो अपनी डेड बॉडी अपने लोगों को लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं हालांकि जो दो यहाँ पे मशीनें लगी थी, इलेक्ट्रिक मशीनें जिससे संस्कार किया जाता है, उसमें एक मशीन कल खराब हो गई थी, लेकिन अब बहरहाल दोनों मशीनों को सही कर लिया गया, दोनों मशीनें चल रही हैं। और कल की जो बात अगर की जाए दुर्गेश जी, तो कल रात 3:30 बजे तक 100 के दाह संस्कार किए गए हैं। और इसमें जो आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, इनकी बाजीगरी अलग है। इनके जो आंकड़ों पर गौर करें तो 11 डेड बॉडी कल से अब तक की दाह संस्कार कराए गए। लेकिन अगर यहाँ पे जो यहाँ पे स्टाफ है उनसे जो बातचीत हमारी हुई है, उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 24 घंटे में 21 से 22 लोगों का जो है दाह संस्कार किया गया है। हालांकि पूरे मामले में कहीं कहीं प्रशासन की लापरवाही जरूर है। आप कर्फ्यू नाइट लगा रहे हैं, रात में आपने लगा दिया, लेकिन क्या इसके पहले जब हमें समय रहते अगर हम सचेत हो जाते, प्रशासन के लोग जागरूक करते या सख्ती बरतते। उमेश, प्रशासन की नाकामियों और जो अन्य मसले उन पर हम बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। देहरादून चलते हैं, राजेश वर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं देहरादून में। राजेश, उत्तराखंड भी एक तरीके से हाथ से बेहाथ हो रहा है। कुंभ जो महाकुंभ की जो एक छटा है वो कोरोना एक तरीके से धूमिल कर रहा है। महाकुंभ में भी एक तरीके से विस्फोट का खतरा, कोरोना विस्फोट का खतरा है। और जैसा कि कल आपने बताया था कि देहरादून और राज्य के जो दुर्गम इलाके हैं, कोरोना वहां भी धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, और इस बार जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। राजेश, सबसे पहले तो हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं। अगर अब तक के उत्तराखंड के आंकड़ों की बात करें तो 1,05,000 से ज्यादा जो है आंकड़े जो है संक्रमित के आ चुके हैं, और 56 के लगभग मौत जो है। मुझे लगता है राजेश की आवाज़ नहीं मिल रही है। सहयोगियों से कहूँगा कि वो आवाज़ ठीक करें। मध्य प्रदेश चलते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अवधेश चंद्रवंशी हमारे स्टेट हेड मौजूद हैं। अवधेश, मध्य प्रदेश की तो बहुत ही स्थिति खराब है। वहाँ दवा इंजेक्शन, एक रेमडेसिविर नाम का एक इंजेक्शन है, वो कोरोना पेशेंट के लिए बेहद ज़रूरी होता है, और उसके लिए ऐसा लाइन लग रहा है कि आलू बट रहा है वहाँ मुफ्त में, या राशन बट रहा है, ये हालत है। और जो गरीबों के लिए वहाँ स्थिति है कि जो गरीबों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त होता था वो भी अब नहीं हो रहा है। और वहाँ सौदागृहों की क्या स्थिति है? अवधेश, मृतकों का आंकड़ा जो वास्तविक है वो सरकारी आंकड़े से मैच नहीं कर रहा। जी बिल्कुल दुर्गेंद्र जी, निश्चित तौर पर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो सरकारी आंकड़ा है और जो वास्तविक आंकड़ा है उसमें काफी भिन्नता है। क्योंकि अगर हम केवल भोपाल की बात करें तो भोपाल में एक भदभदा शवदाह गृह है,
वहां पर और जो वास्तविक आंकड़े जो दिखाए जाते हैं, मीडिया बुलेटिन जारी किया जाता है, उसमें काफी हद तक भिन्नता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में कुल 27 मृत्यु बताई गई है पिछले 24 घंटे में, जिसके बाद कुल जो संख्या है वो लगभग 4113 हो गई है। लेकिन केवल अगर हम इंदौर और भोपाल को ही मिला लें तो प्रतिदिन 27 की मौतें कोरोना की वजह से हो रही है। अगर हम डेडिकेटेड भोपाल की ही बात करें तो भोपाल के भदभदा में शवदाह में वहां पर भी हमारी बात हुई थी, उनसे चर्चा हुई थी, तो करीब 15 से 16 डेड बॉडीज ऐसी हैं जिनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, और वहां पर केवल जो है कोरोना से जिनकी मृत्यु होती है उन्हीं का अंतिम संस्कार किया जाता है, जबकि आंकड़ों में जो है प्रतिदिन की संख्या लगभग 3, 4, 5 ऐसे ही रहती है। तो ये भिन्नता अपने आप में कहीं ना कहीं है जो सरकार के ब्यूरोक्रेसी के द्वारा छुपाने की कोशिश की जा रही है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। वहीं जैसे आपने रेमडेसिविर की और ऑक्सीजन की बात की, तो पूर्व मुख्यमंत्री भी लगातार इन चीजों को लेकर के छाया चित्र के साथ ट्वीट करते नजर आए हैं, जिसमें इंदौर में केवल एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर रेमडेसिविर नाम का जो इंजेक्शन है वो मिल रहा है, जबकि इंदौर का जो आंकड़ा है वो लगभग, हम बात करें तो प्रतिदिन अब लगभग 1000 को छूने वाला है। वहां पिछले 24 घंटे में 898 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में रेमडेसिविर नाम के इंजेक्शन की उपलब्धता ना हो पाना, ऑक्सीजन की उपलब्धता ना हो पाना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। पिछले 48 घंटे में 60 टन ऑक्सीजन जो है आयात किया जाएगा, जिसके बाद प्रदेश की हालत सही हो पाएगी। तो अब ऑक्सीजन जैसी चीजों के लिए भी लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार ने अभी ये बताया है कि 60 टन की जो आयातित व्यवस्था है वो अगले 48 घंटों में होगी। तो ऐसे में ऑक्सीजन के बिना आप समझ सकते हैं कि जहां 48 मिनट भी रह पाना असंभव है, वहां 48 घंटा। अवधेश 1 मिनट, 1 सेकेंड, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड बिना ऑक्सीजन के काटना बहुत मुश्किल है। 48 घंटे या 48 मिनट, ये बहुत बड़ी हास्यास्पद मुझे लगता है। जो सरकारें हैं, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सरकारें संवेदनशील नजर नहीं आ रही हैं। जितना पहले जो पहली लहर थी कोरोना की देश में, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, चाहे जौन से राज्य हों, लेकिन इस बार जो है सरकारें उतनी संवेदनशील नजर नहीं आ रही हैं। वो ट्वीट से ही काम चला रही हैं। नेता, मुख्यमंत्री बहुत केवल वो अपनी, अगर विपक्ष ने हमला कर दिया तो वो फेस सेविंग में लग गए। अभी कल जो इंदौर से एक आईएएस अफसर बैठे हुए थे के न्यूज़ पर, वो बता रहे थे, रिटायर आईएएस अफसर, की किस तरीके से रेमडेसिविर नाम का जो इंजेक्शन है वो ब्लैक में बिक रहा है। मतलब उसकी भी कालाबाजारी हो रही है। इस देश में जो कालाबाजारी है वो बिल्कुल जड़ों में घुस गई है, और इसमें भी आपदा में अवसर लोग खोज रहे हैं। तो बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं, और ये फेल्योर है सिस्टम का उद्देश्य, ये राज्य सरकारों का फेल्योर है। क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी इंजेक्शन लेकर तो नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री हैं, सिस्टम उन्होंने बनाया है, व्यवस्था बनाई है, एग्जीक्यूशन तो राज्यों को ही करना है ना। तो अगर इंजेक्शन की व्यवस्था, या ये जो आप अभी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि 48 घंटे बाद ऑक्सीजन मिलेगी मध्य प्रदेश के लोगों को जो वहाँ के बीमार हैं, तो क्या पहले से इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी? क्या इसका आकलन नहीं हुआ था उद्देश्य? ये तमाम सवाल हैं जी। देखिए दुर्गेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑक्सीजन के टेंडर लेने वाले ठेकेदार हैं, उनको पिछले 6 माह से भुगतान नहीं हुआ है। हमारी एक ठेकेदार से चर्चा भी हुई थी, जिसको लेकर के बड़ी ही संशय वाली स्थितियां यहां पर उत्पन्न हो चुकी है। हालांकि ठेकेदारों के द्वारा अभी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकी गई थी, लेकिन अब उनको पैसा नहीं मिल रहा है, वो आगे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये भयावह स्थितियां इस कोरोना काल के दौरान जो है पैदा हो गई है। तो अब इस पर जो है प्रदेश सरकार अपनी तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन ऑक्सीजन एक ऐसी व्यवस्था है जो कि कोरोना काल में हमें त्वरित व्यवस्था रखनी होगी। वो त्वरित व्यवस्था अभी प्रदेश के पास नहीं है, जिसकी वजह से आंकड़ों में भी मौतें बढ़ी है। क्योंकि आंकड़ों की हम बात करें तो आंकड़ों में अभी 10 से 12 मौतें प्रतिदिन होती हैं, लेकिन अब अभी ऑक्सीजन की अचानक से कमी पड़ी है। अब आप देखिए आंकड़ों में भी 27 मौतें, यानी कि लगभग दोगुना मौतें जो है कोरोना की वजह से हो रही है। इसमें निश्चित तय मानिए कि ऑक्सीजन ना होना भी एक बड़ी वजह है जो कि कोरोना पेशेंट्स को नहीं मिल पा रही है, और मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है अवधेश जी।
जैसा कि आप बता रहे हैं, जो हम दृश्य दिखा रहे हैं कि स्मशान में वेटिंग की जो व्यवस्था हो गई है, जो मजबूरी है कि लोगों को वेट करना पड़ा, वेटिंग है, तो ये तमाम कारक हैं। ऑक्सीजन कारक है, दवा कारक है, इंजेक्शन ना होना कारक है, कुव्यवस्था कारक है। इसी वजह से वो लोग ठीक होकर जाने के बजाय, अस्पतालों में भीड़ की बजाय अब शमशान में भीड़ ज़्यादा होने लगी है। ये अपने आप में ये बहुत डरावनी तस्वीर है। जैसा कि हमने पढ़ा है, देखा है तस्वीरों में कि इटली, ब्राज़ील, अमेरिका एक तरीके से मोहल्ले के मोहल्ले साफ़ हो गए, एक इलाके के इलाके साफ़ हो गए। मुझे लगता है जो ये दूसरी लहर है, कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बेहद ख़तरनाक है, ये बेहद ख़तरनाक है। तो ये ख़तरा, ठीक है, प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग सजग रहें और ये ख़तरनाक है, लेकिन व्यवस्था कौन करेगा? सरकारी तंत्र अगर हाथ खड़े कर लेगा और सब कुछ अगर प्राइवेट की तरफ झोंक देगा कि ठीक है आप मरिए या जी जाइए, ये आपकी किस्मत पर है, लेकिन हम कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं, कई राज्यों से वैक्सीन को लेकर भी खबरें आई। देहरादून चलते हैं, राजेश वर्मा शायद मुझे सुन पा रहे होंगे। राजेश, वहाँ मृत्यु का आंकड़ा देहरादून और उत्तराखंड राज्य में भी तेजी से बढ़ रहा है, क्या रिपोर्ट है? वहाँ के जो सौदागर हैं, वहाँ की क्या तस्वीरें हैं? जैसे हमने उमेश ने लखनऊ का दृश्य दिखाया, दिल्ली की भी तमाम खबरें आ रही हैं, अवधेश मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि वहाँ भी संख्या बढ़ रही है तेजी से। राजेश, पहले ये बताऊं कि जो उत्तराखंड में आंकड़ा है वो कोरोना का 1,05,000 से ऊपर जा चुका है, जो कोरोना काल में पेशेंट जो आए हैं। लेकिन अभी जो एक्टिव केस है वो 5,000 से ज़्यादा है। और अब तक की मौत का अगर आंकड़ों की बात करें, 1756 ऐसे आंकड़े हैं जो सरकार द्वारा दिए गए हैं, जो मौत के ऐसे आंकड़े हैं जो चौंकाने वाले हैं। और बेहद ही जिस तरीके से कोरोना जो है पूरे देश भर के तमाम राज्यों से जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है कि मरने वालों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो एक बड़ा चिंता का विषय है जिसको। और सबसे बड़ी चैलेंज जो है इस समय उत्तराखंड में ये भी है कि जो महाकुंभ का आगाज जो है वो उत्तराखंड में हो चला है। और 12 तारीख को जो है शाही स्नान है, उसके बाद 14 तारीख को जो है शाही स्नान है। तो बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन हाथ बरतते हुए जो है राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें तमाम राज्यों से आने वाले जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको हिदायत दी गई है कि 72 घंटे पहले की जो कोरोना PCR की रिपोर्ट है वो अपने साथ आए, तभी उनको उत्तराखंड यानी कि देवभूमि हरिद्वार में जो है उनको प्रवेश मिलेगा। लेकिन और इससे एक महत्वपूर्ण और बात हम जी ये भी बताएंगे कि पर्यटन मंत्री जो हमारे सतपाल महाराज हैं, उन्होंने भी एक जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जो चारधाम यात्रा अगले माह से शुरू होने जा रही है, जो देश भर के तमाम श्रद्धालु जो है चारधाम यात्रा शुरू उनके लिए भी यही गाइडलाइन शुरू हो जाएगी। आज शाम को जो है 5 बजे आवाज नहीं आ रही है। कैबिनेट की बैठक है सचिवालय में, और जिसमें महत्वपूर्ण फैसला जो है वो चारधाम यात्रा के होगा। सबसे बड़ी चुनौती जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लगातार जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े जिस तरीके से सिलसिला चल रहा है। हालांकि यहाँ उत्तराखंड में मौत के आंकड़ों का सिलसिला इतना नहीं है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पॉजिटिव रिपोर्ट कहीं ना कहीं लगातार लोगों की आ रही है, तो एक चिंता का विषय है। और ये बेहद ही सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बड़े इवेंट जिस तरीके से मैंने आपको बताया, महाकुंभ यहाँ चल रहा है। अगर अगले माह 13 अप्रैल के बाद से जो है जो वो यात्रा है, चारधाम यात्रा है जो है वो उसका आगाज जो है वो भी हो जाएगा। तो अगले माह से एक बड़ा चैलेंज रहेगा यात्रा को लेकर के। लेकिन फिलहाल महाकुंभ की अवधि भी इस बार घटा दी गई थी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही थी कि लाखों की संख्या में जो जिस तरीके से श्रद्धालु उत्तराखंड में आते हैं, तो संक्रमण का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। स्वास्थ्य महकमे को तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको जो है तीरथ सिंह रावत द्वारा जो है राजेश, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल करूंगा आपसे कि महाकुंभ में कोरोना को लेकर जो संक्रमण रोकने के लिए क्या एहतियात क्या बरते जा रहे हैं? वो तो ठीक है, मैं लगातार देख रहा हूं कि बॉर्डर्स पे चेकिंग हो रही है, तमाम चीज़ें इस तरीके की हो रही हैं, लेकिन वास्तव में अंदर जो किस तरीके की व्यवस्था है? क्या जो वहाँ घाटों पर सैनिटाइजेशन हो रहा है? और जो एक विस्फोट कोरोना का ना हो, उसके लिए क्या मेला प्रशासन या राज्य की सरकार क्या प्रबंध करती नजर आ रही है? राजेश,
जो श्रद्धालु देश भर के जो राज्य के तमाम राज्यों के जो उत्तराखंड आएंगे तो उनके लिए हम बिल्कुल एक ये बता दें कि अगर वो यहाँ आ रहे हैं सबसे पहले तो वो अपने राज्य से ही 72 घंटे की RT-PCR की रिपोर्ट लेके आए। अगर बाई द वे अगर आप रिपोर्ट नहीं लेके आते हैं तो बॉर्डर पे बकायदा उनसे सख्ती से वो रिपोर्ट मांगी जाएगी। अगर उनके पास नहीं है तो उनका RT-PCR का टेस्ट होगा। अगर उनको टेस्ट नहीं कराना है या कोई अगर वो टेस्ट कराने के इच्छुक नहीं है बाय द वे तो उनको जो है वो वहाँ बिल्कुल बिना टेस्ट किए और बिना रिपोर्ट नेगेटिव दिखाए उनको उत्तराखंड में दाखिल नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको नहीं दिया जाएगा, अंदर एंट्री नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में जिस तरीके से आपने एक सवाल किया है कि जिस तरह की तैयारी जो है घाटों से लेकर तमाम मठ मंदिरों में जिस तरीके से की जा रही है उसमें कोई दो राय नहीं है। जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ महासंत जो है गंगा घाट में जो गंगा की डुबकी लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग पे कोई फर्क नहीं दिख रहा है, यानी कि वहाँ लापरवाही दिख रही है। लेकिन सैनिटाइजर की बात करें तो सैनिटाइजर पूरा घर की पौड़ी से लेकर तमाम जगह पर जो है साफ सफाई का काम किया जा रहा है। ठीक है राजेश, ठीक है। कुल मिलाकर राज्य सरकार वहां प्रबंधन करने की कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन कितना कामयाब हो क्योंकि ये महामारी है, ये बीमारी है, ये सब पर भारी है। आज की डेट में अगर देखा जाए आज की तारीख में ये जो कोरोना महामारी है ये भारी नजर आ रही है। इससे लड़ना है, हम ये नहीं कहते कि हम इससे जीत नहीं पाएंगे, हम यही उम्मीद करते हैं कि हम जरूर जीतेंगे और जीत कर रहेंगे क्योंकि लड़कर जीतना हमारी प्रवृत्ति है। उमेश के पास एक बार फिर चलते हैं। उमेश, राजधानी के जो अफसरान हैं, अभी देखने में आया कि मुख्यमंत्री ने जब संजीदगी दिखाई, परसों 2 दिन पूर्व जब मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों से बात की, तब लोगों को होश आया कि भाई नाइट कर्फ्यू नाम की कोई चीज़ है और वो हमें लगानी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नाकारापन है राज्य के जो कलेक्टर हैं या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं। उमेश, शायद उमेश तक आवाज नहीं पहुंचा रही। सारिका, आप सुन पा रही हैं हमें? चलिए कोई बात नहीं, हमारे सहयोगियों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। लगभग सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी जानने की कोशिश की कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें वहां पर हो रही हैं। और राज्य प्रशासन की तरफ से, चाहे वो उत्तर प्रदेश का राज्य प्रशासन हो, चाहे आप अन्य राज्यों की बात करें, हम लोग कुल मिलाकर यही देख रहे हैं, यही देखना है कि वास्तव में अगर सच्चे मन से जिला प्रशासन या जो राज्य का प्रशासन है अगर वो थोड़ा सा सतर्क हो जाए, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ के काम करने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है कि जो स्मशान में जो वेटिंग दिख रही है, जो शमशान में हमें वेटिंग दिख रही है, मुझे लगता है कि ये लाशों का गिरना, कोरोना से लाशें बिछना, मुझे लगता है ये शब्द अतिशयोक्त नहीं होगी, लाशें अब बिछ रही हैं। लखनऊ की बात करें, दिल्ली की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर की बात करें या अन्य राज्यों में, अब लाशें बिछने वाली स्थिति आ रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा हम और आप भी सतर्क रहें, एडमिनिस्ट्रेशन पर सब कुछ ना डाल दें, तभी इस महामारी पर काबू पाया जा सकता है, इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया